अब स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स में ही एक और प्रॉब्लम आता है, दैट इज़ अ फ्रैक्चर यानी बोन का टूट जाना किसी वजह से। अब फ्रैक्चर जो है वो जब हो जाता है तो हमारी बॉडी के पास कुछ नेचुरल मैकेनिज़म्स भी हैं उस फ्रैक्चर को रिपेयर करने के। तो इस सेक्शन में हम यही देखेंगे कि फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर की टाइप्स कितनी है, किस किस तरह का होता है, और फिर हमारी बॉडी उसको किस तरह से रिपेयर करती है। अब फ्रैक्चर जो है बेसिकली इट्स अ मेडिकल टर्म। किस चीज़ की? आम ज़बान में उसको हड्डी टूटना कहते हैं, जबकि मेडिकली बात करें तो हम उसको फ्रैक्चर कह रहे होते हैं। अब फ्रैक्चर की जो हैं वो 3 मेजर टाइप्स हैं। सबसे पहली हमारे पास सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर है, फिर वी हैव अ कंपाउंड फ्रैक्चर एंड देन वी हैव अ कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। अब जो सिंपल फ्रैक्चर होते हैं बेसिकली उसका मतलब ये है कि बोन जो है वो टूटी ज़रूर है, लेकिन वो आपके जो स्किन है या आपका जो सराउंडिंग टिश्यू है उसको डैमेज करके बाहर नहीं आ गई। उसने ज़ाहिर बात है थोड़ा बहुत डैमेज इंटरनल होता है, लेकिन बॉडी से बाहर नहीं आई, यानी उसने आपकी जो आउटर स्किन है उसको रप्चर नहीं किया। तो इस तरह के फ्रैक्चर्स को जो है वो कहा जाता है सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर। इसमें ये हेयर लाइन फ्रैक्चर्स भी आ जाते हैं कि हल्का सा स्लिप हुआ है हड्डी टूटने के बाद, या फिर थोड़े से ज़्यादा भी आ जाते हैं, लेकिन उसमें आपके जो स्किन है वो इंटैक्ट रहती है। दूसरा जो आ जाता है वो होता है कंपाउंड फ्रैक्चर या फिर ओपन फ्रैक्चर। अब कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर का मतलब ये है कि हड्डी इस तरह से टूटी है कि वो टूट के आपकी बॉडी से बाहर आ गई है, कि उसने आपको आपकी जो आउटर स्किन है इवन उस लेयर को भी जो है वो काट दिया या डैमेज किया और उससे बाहर आ गई। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि क्लोज फ्रैक्चर में जो बोन है वो अंदर ही है, जबकि जो ओपन फ्रैक्चर है उसने एक ओपन वूंड क्रिएट कर दी और उस वूंड में से जो है वो बोन बाहर आ गई है। अब तीसरी जो टाइप है वो होती है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर की। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में बेसिकली ये हो रहा होता है कि फ्रैक्चर इस तरह से हुआ है या इस रीजन में हुआ है कि उसने आपके इंटरनल किसी ऑर्गन को भी डैमेज किया है। यानी लेट्स सपोज समटाइम्स एक्सीडेंट्स में लोगों की जो रिब्स हैं वो टूट जाती हैं। अब वो टूट के बॉडी से बाहर भी आ जाती हैं और वो लंग्स को पंक्चर कर सकती हैं। अब ये जो चीज़ है कि इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज हो गया है और आउटर एक वूंड भी क्रिएट हो गया और हड्डी भी टूट गई है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ बन जाती है। और तीनों अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हों तो उसको कहा जाता है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। और कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर जो है इट इज़ द मोस्ट डेंजरस वन, और इसका जो वो प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो ज़्यादा आ जाती हैं क्योंकि इसमें इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनकी डैमेज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बोन फ्रैक्चर तो हो गई है, बट बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज़्म है वो डिफरेंट स्टेप्स में उस बोन को रिपेयर करता है। अब हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि हम उसको एक जगह पे इमोबिलाइज़ कर देते हैं बोन को। जैसे किसी का अगर बाजू कभी बचपन में टूटा हो या टांग की हड्डी टूटी हो तो उस पर प्लास्टर कर दिया जाता है और वो इमोबाइल कर दिया जाता है कि बस उस जगह से हिले ना। उसकी रीज़न ये होती है कि जब बोन को दोबारा से रीअलाइन करके इकट्ठा छोड़ दिया जाता है तो हमारी बॉडी नेचुरली उस बोन को वहाँ पे सेल्स ऐड करके रिपेयर करना शुरू कर देती है। और वो रिपेयर तभी पॉसिबल होती है जब बार बार जो बोन है अंदर वो मूव ना हो रही है, वो एक जगह पे स्टिल रहे। इसके जो हैं बेसिकली इस रिपेयर के 4 स्टेप्स होते हैं। हमारे पास हीमाटोमा फॉर्मेशन होती है, फिर फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन होती है, फिर बोनी कैलस फॉर्मेशन होती है या उसको कैलस ओसिफिकेशन भी कहते हैं, और फिर बोन रीमॉडलिंग होती है जो कि लास्ट स्टेप है, और उसके बाद बोन ऑलमोस्ट अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आ जाती है। अब इन्हीं स्टेप्स को हम 1 बाय 1 देखेंगे कि ये क्या होता है और इसमें कौन से इवेंट्स हो रहे होते हैं। अब बोन रिपेयर में जो पहला स्टेप है दैट इज़ अ हीमाटोमा और क्लॉट फॉर्मेशन। अब जिस जगह से बोन टूटी है वहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो उस एरिया में रप्चर हो जाएंगे उस बोन के टूटने की वजह से। अब उसके साथ साथ जो सराउंडिंग टिश्यू होते हैं बोन के, क्योंकि टिश्यूज़ के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होती है बोन, तो जब वो टूटेगी और अपनी जगह से हिलेगी और उसके स्प्लिंटर्स बनेंगे तो वो आसपास वाले टिश्यूज़ को भी डैमेज करेंगे। उस टिश्यू की डैमेज की वजह से और ब्लड वेसल्स की डैमेज की वजह से वहाँ पे इंटरनली जो है ब्लीडिंग होगी। जब वो इंटरनली वहाँ बोन के अराउंड ब्लीडिंग होगी तो थोड़ी देर के बाद हमारे प्लेटलेट्स एक्ट करेंगे वहाँ पे और वहाँ पे एक क्लॉट बना देंगे उसका कि ब्लीडिंग को रोका जा सके। वो जो क्लॉट होता है उसको हीमाटोमा या क्लॉट दोनों बोला जाता है। अब जब ये हीमाटोमा बन जाता है और तो क्या होता है कि वहाँ पे वो सेल्स जो बोन के टूटे हुए सेल्स हैं जो कि जिनको अब न्यूट्रिशन नहीं मिल रही क्योंकि वहाँ पे ब्रेक आ गया और ब्लड फ्लो भी नहीं है, तो वो वहाँ पे दो सेल्स दे
डाई। अब वो जब सेल्स डेथ हो रही होती है वहाँ पे, तो आसपास के जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि वो डाइंग सेल्स जो हैं बहुत तरह के जो है वो केमिकल्स वगैरह हमारी बॉडी में सिक्रीट कर रहे होते हैं उस साइट पे, तो उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे बहुत पेन होती है, और वो पूरा जो रीजन है जहाँ पे बोन ब्रेक होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तो ये पहला रिस्पॉन्स होता है आपकी बॉडी का टूवर्ड्स अ फ्रैक्चर, कि वहाँ पे हेमाटोमा बन जाता है। फिर अगले स्टेप में क्या होता है कि फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन होती है। अब होता ये है कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं इसमें, जिसके एंड पे एक सॉफ्ट सा कैलस बन रहा होता है। सबसे पहले उस हीमाटोमा को ब्रेक किया जाता है। वो ब्रेक कैसे करता है कि बहुत सारी कैपिलरीज जो हैं वो उस हीमाटोमा के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करती हैं, उसको इन्वेड करती हैं और ग्रो करना शुरू कर देती हैं उस रीजन में। उसके बाद हमारी बॉडी के जो फैगोसिटिक सेल्स हैं उन कैपिलरीज में से जब फ्लो करते हैं तो उस एरिया को इन्वेड कर देते हैं। और अब फैगोसिटिक सेल्स का ये काम है कि उन्होंने सेल डिब्री जो होता है वहाँ पे उसको रिमूव करना है। तो वहाँ पे जितने भी एक्सेसिव डेड सेल्स मौजूद हैं या क्लॉट मौजूद है, उसको रिमूव करने के लिए वो फैगोसिटिक सेल्स उनको खाना शुरू कर देते हैं और उस जगह को साफ़ सुथरा कर देते हैं। अब जब वो जगह साफ़ हो जाती है तो उसका मतलब ये है कि अब दैट प्लेस इज़ रेडी फॉर रिपेयर। अब जब भी जो बोन है वो फ्रैक्चर हो रही है तो वो फ्रैक्चर जो है वो पेरियोस्टियम को जो है वो रप्चर करता है। पेरियोस्टियम क्या है कि बोन का एक लेयर है। अब वो लेयर जब डैमेज होती है तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो सिक्रीट होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जब सिक्रीट होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स के साथ मिलके एक पोरस सा मैस जो है वो सिक्रीट करते हैं, और उस पोरस से मैस को हम कहते हैं कैलस या फिर कार्टिलेजिनस कैलस भी बोला जाता है। और ये कैलस जो है ये उस फ्रैक्चर साइट के अराउंड ही बन रहा होता है। अब ये कैलस कहाँ पे है कि जहाँ पे पहले सिर्फ ब्लड क्लॉट बना था, वो ब्लड क्लॉट सारा का सारा फैगोसिटिक सेल ने रिमूव कर दिया है और उसकी जगह पे हमारा कैलस आ गया है। अब कैलस जो है वो बोन को टेम्परेरीली एक जगह पे रखेगा। एक्सटर्नल हेल्प भी हम देते हैं कि हम उसको मोबिलाइज किया होता है, लेकिन इंटरनली जो है ये कैलस उन दो बोन्स को इकट्ठा होल्ड करके रखता है। 3 से 4 हफ्ते लगते हैं इस पूरे प्रोसेस के होने में, ये सारे वहाँ से डेब्री क्लियर होने में, कैपिलरीज ग्रो करने में और कैलस की फॉर्मेशन में। जब ये 3 से 4 वीक्स गुजर जाते हैं तो बोन चली जाती है अगले स्टेप पे, दैट इज़ अ बोनी कैलस फॉर्मेशन, या फिर हम उसको कैलस ऑसिफिकेशन भी कहते हैं। अब इस जो पिछला इवेंट है 3 से 4 हफ्ते का, उसके 1 वीक के बाद ये होता है कि जब मतलब सॉफ्ट कैलस पूरी तरह से डेवलप हो गया है तो दैट इज़ ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ हार्ड बोनी कैलस या स्ट्रक्चर, उसको हम स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं। स्पॉन्जी बोन जो है वो बोन का बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा होता है। अब ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होता रहता है, वहाँ पे बोन जो है वो बनती रहती है, तब तक बनती रहती है जब तक एक यूनिफॉर्म फर्म सा स्ट्रक्चर नहीं बन जाता, और इसको ऑलमोस्ट समटाइम्स 2 मंथ्स लग जाते हैं उस स्ट्रक्चर को फर्म होने में। इसके बाद जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं वो एक्सेस वहाँ पे जो कार्टिलेज होती है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, और जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं ये वो सेल्स हैं जो बोन के जो सेल्स होते हैं उसको बना रहे होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स को बनाते हैं। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो उस रीजन को जहाँ पे पहले कार्टिलेज थी, क्योंकि कैलस में कार्टिलेज ज़्यादा होती है, जब वो ऑसिफिकेशन उसकी हो रही होती है तो कैलस जो है उसमें से सारे कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और वहाँ पे ओवर द टाइम जो है वो ऑस्टियोसाइट्स ऐड होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक फर्म बोनी स्ट्रक्चर बन जाता है। अब आखिरी जो स्टेप होता है जब बोन बन गई है तो उसके बाद क्या होगा। अब लास्ट स्टेप में एक कॉम्पैक्ट बोन बनने के बाद अब दोनों हड्डियाँ जो हैं एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं और उसमें नॉर्मल ब्लड फ्लो जो है वो मेंटेन हो गया है। लेकिन जब ऑसिफिकेशन हो रही होती है, ऑस्टियोसाइट्स ऐड हो रहे होते हैं, तो यूजुअली बहुत ज़्यादा ऐड हो जाते हैं। अब ऑस्टियोक्लास्ट उसके बाद आते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल्स हैं जो एक्सेस ऑस्टियोसाइट्स को उस जगह से रिमूव करते हैं। जितने भी एक्सेस सेल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं और बोन की जो शेप है वो अपनी ओरिजिनल शेप के ऑलमोस्ट काफ़ी करीब आ जाती है, और यहाँ पे जो रिपेयर का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। अब जो बोन है दैट इज़ रेडी टू बी हैंडल्ड लाइक अ नॉर्मल बोन शुड बी हैंडल्ड इन द बॉडी।